नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द आईजीए शो में। और मैं आज आपके लिए बहुत ही हॉट टॉपिक लेके आया हूँ। हम सबको पता है पूरे संसार में इस समय वॉर यानी क्या वर्ल्ड वॉर वाकई में ये हो रही है, और वर्ल्ड वॉर होने की शुरुआत अगर हुई है तो वो क्यों हो रही है, उस पर पूरी चर्चा हम करेंगे। ईरान, इजराइल, यूएई, तेहरान, जितनी भी कंट्रीज़ के बीच में, लेबनान, सब में बीच में जो जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं और इसका इकोनॉमिकली क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्या क्या सस्ती हो रही है, ये कब तक रुकने की उम्मीद है। इसकी सारी चर्चा करने के लिए हमने एक इंडिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट गुरुजी, जी हाँ गुरुजी, डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी जी, जो कि आईएएस हैं और कांग्रेस कमेटी के, कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे को इस विषय के लिए चर्चा करने के लिए आए आप। जी धन्यवाद। मैं आपने जो परिचय दिया उसमें एक संशोधन कर दूं। मैं आईएएस इंस्टीट्यूट रन करता हूं। मैं सिविल सर्विस के लिए बच्चों का मेंटोर हूं। हाँ जी, तो गुरुजी हमारे बीच में हैं, तो इसके लिए चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है, ईरान इजराइल ये जो युद्ध चल रहा है, आखिर ये युद्ध की नौबत आई क्यों? देखिए, इसका अतीत में भी हमें कई सारे सूत्र मिलते हैं और वर्तमान में भी। एक तो आप देखेंगे कि इस समय दुनिया की कोई भी लड़ाई है तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से इकोनॉमिक्स अपनी भूमिका निभाती है। इकोनॉमी की लड़ाई है, रिसोर्सेज की लड़ाई है, संसाधन की लड़ाई है। जिसे हम पश्चिम एशिया या मध्य एशिया कहते हैं, पेट्रोलियम संसाधन के लिए सबसे मजबूत क्षेत्र माना जाता है। तो एक तो उसका है। दूसरा, जो लड़ाई इजराइल से शुरू होती है वो कहीं ना कहीं उसके सूत्र जेरूसलम से जुड़ते हैं, और जेरूसलम से सूत्र जुड़ते ही वो लड़ाई कहीं ना कहीं सभ्यताओं के संघर्ष की लड़ाई बन जाती है। यहूदी समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय और इस्लामिक समुदाय, तीनों के सूत्र जेरूसलम से जुड़ते हैं और वहीं से ये लड़ाई शुरू होती है। तो इसके सभ्यताओं के संघर्ष के भी कुछ सूत्र हैं, संसाधनों की लड़ाई के भी सूत्र हैं और अमेरिका की दादागिरी के भी सूत्र हैं। अमेरिका सदैव अपनी दादागिरी करता है, और ये आपने पहले देखा होगा इराक में जब सद्दाम हुसैन को उठाया, अभी आपने देखा वेनेजुएला में जो स्टेप इन्होंने लिया, उसी गलतफहमी में अमेरिका ईरान के साथ भी ये स्टेप लिया। नाम इजराइल का है कि इजराइल ने अटैक शुरू किया, चूँकि इजराइल का 2024 में भी एक वॉर चला ईरान के साथ। 2025 में 12 दिन का युद्ध कहते हैं, एक वो युद्ध चला, और 28 फरवरी 2026 को इजराइल ने ही ईरान पर पहले अटैक किया, साथ में अमेरिकन सेना ने भी सहयोग किया। अमेरिका में इस बात पे विरोध भी हो रहा है कि इजराइल का युद्ध हम क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन ये इजराइल का युद्ध नहीं है, ये दरअसल अमेरिका का ही युद्ध है, अमेरिका की दादागिरी का युद्ध है। और हमेशा से अमेरिका, एक बोलचाल में हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं अमेरिकन तर्क। अमेरिकन तर्क क्या होता है? अमेरिकन तर्क ये होता है कि इराक अपने यहाँ व्यापक नरसंहार के हथियार बना रहा है, इसलिए अमेरिका क्या करेगा, इराक में नरसंहार कर देगा। तो ऐसे जो तर्क होते हैं उन्हें अमेरिकन तर्क कहते हैं। दुर्भाग्य है कि अभी भारत में भी ऐसे तर्कों की बाढ़ आई हुई है। सर, मैंने जो थोड़ी सी एनालिसिस करी उसमें मुझे पता चला कि 1979 में इसकी कोई शुरुआत हुई। 1979 में ऐसा क्या हुआ था कि ये ईरान इजराइल जो तब भी कुछ ना कुछ शुरुआत वहाँ से इसकी हो चुकी थी, ऐसा उस समय क्या हुआ था? जो 1979 का जिक्र कर रहे हैं इसे हम लोग ईरानी क्रांति के नाम से जानते हैं। हाँ जी। ईरानी क्रांति इस कहते हैं कि ईरान ने अपना जो विदेशी नीति और विदेशी संबंधों का मसौदा था उसको एक नया रूप दिया। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई बहुत पुरानी है, गाजा पट्टी को लेके। बिल्कुल। उस लड़ाई में अभी तक ईरान 1979 से पहले इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देता था, लेकिन 1979 में ईरान ने घोषणा की कि हम इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं मानते हैं, और अपनी विदेश नीति में इजराइल के स्थान को हटा दिया। इस इजराइल का वो स्थान, उसी दिन से इजराइल और ईरान की एक बुनियादी दुश्मनी की शुरुआत मानी जाती है कि जब घोषित तौर पर ईरान ने इजराइल को नीचा दिखाने के लिए उनके कद को छोटा किया, तो उसके बाद से इजराइल ने ईरान को अपना स्वाभाविक दुश्मन घोषित कर दिया। तो ये दुश्मनी की घोषित शुरुआत 1979 से होती है। इसको टर्म में हम ईरानी क्रांति कहते हैं, और वहीं से यह स्पष्ट सूत्र हमें दिखाई देते हैं जो परिणति आज 1 अप्रैल 2026 को भी हम देख रहे हैं। सर, जब ये 1979 में शुरुआत हुई इसकी, लेकिन हम देखते हैं कि ईरान इजराइल ने कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं करा,
यानी कहीं ना कहीं जिसे हम शेडो वॉर कहते हैं, जैसे आज भी अगर हम कहते हैं ईरान इसराइल की वॉर हो रही है, लेकिन असल में वो हो रही है अमेरिका की ईरान के साथ। तो ये शेडो वॉर क्या ये पॉलिटिकली होता है या ये अपनी छवि सुधार के रखना चाहता है अमेरिका और बाकी लोगों को लड़ने देना चाहता है? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कई अनुपूरक प्रश्न भी जुड़ गए हैं। दरअसल युद्ध के आधार जो हैं, मैंने बताया कि एक तो संसाधन की लड़ाई है और दूसरी सभ्यता की लड़ाई है। इजराइल से ईरान की लड़ाई इसलिए अभी तक डायरेक्ट नहीं होती थी क्योंकि वो लड़ाई का रूप अलग होता था। इजराइल की लड़ाई शुरू होती थी फिलिस्तीन से गाज़ा पट्टी को लेके। उसके बाद जो 6 युद्ध पिछले हुए हैं उसमें ईरान ने हर बार अपना क्षेत्र विस्तार किया है और इजराइल ने अपना क्षेत्र विस्तार किया और इजराइल को हमेशा सफलता मिली। इजराइल ईरान से सीधा इसलिए नहीं लड़ रहा था क्योंकि उसे पता था कि पश्चिम एशिया की बड़ी ताकत है, लेकिन नज़र लगातार थी और एक दूसरे के जो परमाणु हथियारों पर रिसर्च चल रही थी, जो अभियान चल रहे थे, उनमें एक दूसरे के यहाँ भी दखल दिया जा रहा था। दोनों की एजेंसियां एक दूसरे के यहाँ अपना काम कर रही थी। तो लड़ाई को हम लोगों ने तो इतिहास में कोल्ड वॉर देखा है, बिल्कुल कोल्ड वॉर भी चला है। तो इसे आप यही माने कि ये इजराइल और ईरान की ही लड़ाई सीधी सीधी थी। लेकिन अभी जो आप पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये लड़ाई हम अमेरिका और ईरान की माने, ये युद्ध इजराइल और ईरान का है या अमेरिका और ईरान का है। इसके लिए आप बड़ा मज़ेदार देखोगे कि अमेरिका ये कह रहा है कि ये हमारा युद्ध नहीं है, वो इजराइल का साथ दे रहा है। इजराइल कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उसने अपनी सेनाएं भेजी हैं। लीडिंग पावर में अमेरिका बैठा हुआ है, अमेरिका उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। भारत इससे अछूता नहीं है और भारत कहीं ना कहीं विदेशी मीडिया के घेरे में यहाँ पर दिखाई देता है कि इजराइल ने भारत को मैनेज किया। अच्छा। भारत को क्यों मैनेज करना पड़ा? क्योंकि भारत आज उभरती हुई ताकत है। जो देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसी समय 48 में इजराइल बना था। विकास की प्रक्रिया चली, हमने भी अपने को विकसित किया, मजबूत किया और हमारे यहाँ आज हम अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रेय देते हैं कि उन्होंने इतना काम किया कि आज देश इस लायक खड़ा हुआ कि इजराइल जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष को हमारे प्रधानमंत्री को मैनेज करना पड़ा। लेकिन इसमें देखना यह भी पड़ेगा कि आखिर मोदी जी की क्या मजबूरी थी कि वो इजराइल के बुलावे पर गए, और जबकि 1 सप्ताह पहले से युद्ध के लिए तनातनी और तैयारियां शुरू थी। पूरी दुनिया में खबरें थीं कि 24 में हमला हुआ, 25 में हमला हुआ, 26 में ईरान पर इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। उस समय मोदी जी को कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद मोदी जी किसी तरह से ब्लैकमेल किए गए, क्योंकि भारत की कभी भी स्ट्रेटजी ईरान के खिलाफ नहीं रही। ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे। मोदी जी ने अपने ही कार्यकाल में कई बार बोला, चाहबार पोर्ट के लिए बोला। ईरान के साथ हमारे जो संबंध, गैस पाइपलाइन की बड़े लंबे समय से हमारी प्लानिंग थी। जितना भी व्यापार हमारा हो रहा था ईरान के साथ, बहुत सहज था। ईरान के लोग और भारत के लोग स्वाभाविक रूप से अपने को एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाते हैं, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। हम लोग व्यापार में साथ थे, हम लोग विदेश नीति में साथ थे, और भारत हमेशा युद्ध की स्थिति में ये तय रहा कि तटस्थ रहा है, और रहा भी है तो उसके साथ रहा है जो पीड़ित है और जो शोषित है। अभी सभी को दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से है कि ये अमेरिका की दादागिरी है, ये इजराइल की दादागिरी है। ईरान के ऊपर हर साल आप हमले कर रहे हैं, लगातार उनके संस्थानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लोग हताहत हो रहे हैं, निरीह आम जनता के लोग। अभी जो 1500 से 1800, 2000 तक के आंकड़े आ रहे हैं, उसमें आप देखिए कितने बच्चे हैं। कल मैं जो आंकड़ा देख रहा था उसमें 236 बच्चों का आंकड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दिया है कि 236 बच्चों की ईरान में मौत हुई है। मैं पूछता हूं, इन 236 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी अमेरिका लेगा कि ईरान लेगा? क्या भारत को भी इसमें खड़ा किया जाएगा इस कटघरे में? क्यों आखिर ये यात्रा हुई? अभी आपने एक और घटनाक्रम देखा होगा। यात्रा मतलब मेरे को जहां तक बताया थोड़ा बहुत, यात्रा कोई होती होगी तो बहुत पहले प्लानिंग के शेड्यूल के हिसाब से बनी होगी, तुरंत तो वो नहीं बनी होगी। आज तक, अभी तक जो मेरी जानकारी है, लगभग 88 बार विदेश की यात्रा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। उसमें 10 बार अमेरिका की है। सबसे ज़्यादा अमेरिका की यात्रा की है। इजराइल की यात्रा भी पहले से बहुत पूर्व घोषित नहीं थी। राष्ट्राध्यक्षों की यात्राएं, ऐसा नहीं होता, कभी कभी
बहुत लंबे समय से प्लान्ड होती हैं और कभी अचानक भी होती हैं। ओके। इस बार जो मोदी जी का इजराइल जाना था वो बहुत पहले से सुनियोजित नहीं था, तय नहीं था, उसकी कोई गहमा गहमी नहीं थी। अचानक मोदी जी का विदेशी दौरा हुआ और वो इजराइल गए, इजराइल में रहे। तब तक हमले शुरू नहीं हुए थे, लेकिन उनके निकलते ही इजराइल से 48 घंटे के अंदर इजराइल ने हमला किया। पहला क्वेश्चन मार्क। दूसरा एक क्वेश्चन मार्क है कि ईरान का एक शिप आया था सैन्य अभ्यास करने हमारी नेवी के साथ। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कई बार बोल चुके हैं कि जो हिंद महासागर है उसके संरक्षक के रूप में भारत और भारत की नेवी है। बिल्कुल है। हम चाइना बार बार हमारे लिए कहता रहा है कि हिंद महासागर भारत की बपौती नहीं है। ये लड़ाई हमारी चाइना के साथ चल रही है कि हिंद महासागर में हमारे बेस होंगे, हम अपने अड्डे बनाएंगे, लेकिन भारत कहता है हम चाइना को अड्डे नहीं बनाने देंगे। हम हिंद महासागर बहुत बड़ा महासागर है, हमारी जो सीमा है, जल सीमा है, उसके पार भी बहुत बड़ा महासागर। लेकिन हाँ, चूंकि हम गार्जियन के रूप में हैं तो वहाँ की गतिविधियों पे नज़र रखते हैं और हम वहाँ पर आम व्यवस्था बनी रहे या जन सामान्य के लिए चीज़ें सहज रहें, इसका प्रयास हमेशा से करते हैं। हम नहीं चाहते कोई सैन्य परिस्थिति वहाँ निर्मित हो। ईरान का एक युद्धपोत आया जिसने हमारी नेवी के साथ साझा अभियान किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम चला। उसके बाद वो यहाँ से गए और श्रीलंका पार करने के बाद हिंद महासागर के क्षेत्र में अमेरिका ने हमला करके उस शिप को खत्म कर दिया। भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। बात हम भारत में कर रहे हैं, इसलिए बार बार भारत का भी एक पक्ष जुड़ेगा, क्योंकि आपके दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि भारत की अभी तक युद्ध में क्या भूमिका है। 1 महीने से ऊपर होने जा रहा है। दूसरा महीना लग गया सर, ये दूसरा महीना शुरू, फरवरी 28 को शुरू हुआ था, आज हम 1 अप्रैल को बात कर रहे हैं। तो भारत अभी तक क्या स्टैंड ले रहा है? भारत को गैस देने के लिए, या आपने अभी देखा होगा कि जब खामनेई की मौत हुई, हाँ जी, वो राज सत्ता के नेता थे, ये एक अलग पक्ष है, वो धार्मिक नेता भी थे, इसे कोई ठुकरा नहीं सकता। वो शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। उनकी मौत के बाद भारत में भी कुछ प्रदर्शन हुए, इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई कि भारत में हो या न हो। मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि मानवता की कहीं तो बात होगी। किसी के साथ आप अत्याचार करेंगे, आज जो काम ईरान में अमेरिका और इजराइल कर रहा है, वही काम अगर जो कोई अन्य देश, आप कल्पना करिए, मैं तो मानता हूं ऐसा हो नहीं पाएगा, हमारा देश बहुत पुराने समय से मजबूत है, लेकिन हमारे यहाँ कोई करे तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात। हमें मानवता की, नैतिकता की, जिसको हम वैश्विक नैतिकता कहते हैं, उसका पालन भारत ने हमेशा किया कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम शांति की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय बातचीत की बात करता है। हम संवैधानिक रूप से घोषित इस प्रकार के देश, हम ये कहते हैं हम जापान नहीं है। जापान का संविधान तो साफ साफ कहता है, जापान के संविधान की एक बड़ी विशेषता है, बात आ गई तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि रिनंसिएशन ऑफ वॉर, युद्ध त्याग की घोषणा। दुनिया का अकेला एक संविधान है, जापान का संविधान, जो युद्ध छोड़ने की घोषणा करता है। एक इस तरह का देश का संविधान भी है। भारत इस तरह का संविधान नहीं है जो युद्ध छोड़ने की बात करे। हम बुद्ध के देश हैं, लेकिन युद्ध से डरते नहीं हैं। लेकिन हमारी विदेश नीति की बुनियाद यही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सौहार्द चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पर मेरा यह मानना है कि भारत सरकार का एक प्रबल पक्ष होना चाहिए था कि चाहे वो शिप के साथ जो दुर्घटना हुई, वो हमारी नेवी के साथ अभ्यास करके जा रहा था, हमने उसका वेलकम किया था। हमारे आज तक हमारी नेवी का ऑफिशियल ट्वीट है इस बात पे, हमारे प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अभी जो भी हो रहा है इस युद्ध में, हमें भी समस्याएं शुरू हो गई भारत में, और मैं तो आपको बता रहा, बहुत अभी बड़ी समस्या आने वाली है जो कंट्रोवर्सी चल रही है या कहा जा रहा है। लेकिन आज के अखबारों में खबर है कि 20 दिन से ज़्यादा का रिजर्व हमारे पास नहीं है। कल एक बड़े सचिव स्तर के अधिकारी ने इसकी बात कह दी। RTI में एक आंसर आया है जिसमें 9 दिन के रिजर्व की बात हुई है। एक जो रिजर्व तैयार करने के लिए फंड भी एलोकेट था, वो भी आज तक यूज़ नहीं हुआ और रिजर्व हमने तैयार नहीं किया। हमारे देश में भी बड़ी समस्या, और मैं आज फिर कह रहा हूँ, आपके दर्शकों से कह रहा हूँ, और शायद अभी तक मैं जितने भी डिस्कशन देख रहा, किसी ने इतनी ताकत से नहीं कहा। आज दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। भारत है, बिल्कुल सबसे बड़े उपभोक्ता हम हैं, और पूरी दुनिया में हर चीज की चेन पेट्रोलियम पर टिकी हुई है। हमारी पेट्रोलियम की सारी सप्लाई पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से हो रही है। रूस से भी हम व्यापार करते हैं। लेकिन ये चीजें जो अभी देख रहे हैं वो बड़े परेशान करने वाली हैं। अभी अमेरिका ने कहा कि 30 दिन आप रूस से तेल खरीद सकते हैं।
कौन होता है अमेरिका हमें डायरेक्ट करने वाला? इसके बीच में मैं आपको एक और बात बोलूँगा, जब कभी ये हमारी गैस पाइपलाइन पड़ी थी जिसको कहा गया था टेप, तालिबान से वो शुरू होती थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान होती, इंडिया में आती थी, जो गैस पाइपलाइन पड़ी है, मेरे को जो स्टडी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, उसमें इंडिया ने कोशिश करी थी कि एक छोटी पाइपलाइन डाल लें हम डायरेक्ट, वो ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से सीधा इंडिया, लेकिन अमेरिका ने वो डालने दी थी, नए पाइपलाइन डालने दी थी, जबकि उनका कोई लेना ही नहीं देना नहीं। तो दोनों पे आप जो वो पाइपलाइन की बात कर रहे हैं उसमें अफगानिस्तान में उस समय अमेरिका का कब्जा था, हमारा वहाँ पे लॉस हुआ। ये जो पाइपलाइन थी इसको भी अमेरिका ने रुकवाया। देखिए अमेरिका तो दादागिरी करता है। एक आपको यही टर्म और जो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा जिसे पेट्रो डॉलर इकोनॉमी कहते हैं। हाँ जी, कि पेट्रोलियम का सारा बिजनेस डॉलर में होगा। डॉलर में ये लड़ाई भी यहीं से शुरू हुई है कि ईरान ने ये घोषणा कर दी कि हम पेट्रोलियम का बिजनेस किसी भी देश के साथ उसकी मुद्रा में कर सकते हैं, और चीन के साथ हो रहा है। भारत भी इसके लिए अपनी तैयारी कर रहा था, लेकिन चूंकि अभी सरकार कहीं ना कहीं अमेरिका से थोड़े दबाव में है, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मोदी जी की 10 यात्राएं होने के बाद और जब भी कोई ऐसा अवसर आया, मैं एक जिक्र कर दूं कि अभी जब हमारे यहाँ हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उस समय जब ऑपरेशन शुरू हुआ, अमेरिका का जो पूरा स्टैंड रहा और अमेरिका ने कहा कि भारत पाकिस्तान दोनों हमारे दोस्त। डिक्लेयर ट्वीट वो कर रहे हैं। हाँ, वो वहाँ से ट्वीट करके हमारा सीज फायर करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों, वो बड़ा गंदा एपिसोड है, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका की दादागिरी है। और इस दादागिरी पे भी हम इजराइल के यहाँ यात्रा करके आए हैं, हम क्यों आखिर मौन हैं? पार्लियामेंट में भी मैंने प्रधानमंत्री जी को बोलते सुना, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। मैं ये सोच रहा था और मेरी ये उम्मीद भी थी देश के पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते कि हमारे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कम से कम मजबूती से पक्ष रखेंगे और जो युद्ध के हताहत हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी संवेदना की बात करेंगे और भारत सरकार के किस। लेकिन बड़ा थका हारा सा मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया कि बहुत बड़ा खतरा सामने है, बड़ी समस्या है, कोविड जैसी समस्या ये हो सकती है, उससे भी बड़ी समस्या हो सकती है, हमें मजबूती से इसका सामना करना। मजबूती से सामना तो हम लोग कर ही रहे, हम बात इसकी कर रहे हैं कि आखिर गलती किसकी है, ये स्थितियां क्यों पैदा हुई। आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अब शुरू हाहाकार हो रहा है पेट्रोलियम को लेके, ईरान तो खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मर रहा होता है उससे हम नैतिकता की उम्मीद नहीं करते। नैतिकता के मानक हम अपने कक्षा में भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि आप पागल व्यक्ति से, आप किसी बच्चे से, आप किसी बीमार से, आप किसी मर रहे व्यक्ति से नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो ईरान से तो नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका, इजराइल, इनको नैतिकता की बात करनी पड़ेगी। और आज आप देखिए बड़ा मज़ेदार खबरें हैं। मैंने मज़ेदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई तानाशाही करने वाला परेशान होता है तो मानवता के रक्षकों को थोड़ा तो सुकून मिलता है। स्पेन ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, इटली ने स्पेशली मना कर दिया, ब्रिटेन का नाम लेकर ट्रंप ने कह दिया कि ब्रिटेन ने युद्ध में मेरा साथ नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूं नाटो कहाँ है? नाटो तो स्पष्ट रूप से स्टैंड ले रहा है और कह रहा है कि ये युद्ध गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार इस पे थोड़ी कमजोर है, इसकी हमें बहुत पीड़ा है। सर मैं बात करूँगा एक बहुत बड़ी कंट्री जो एक बहुत पावरफुल अपने आप को कहती है, यूएई, जहाँ पे टूरिज्म का पूरा वर्ल्ड आता है और वहाँ पे आज की डेट में बहुत सारा इंडिया का पैसा भी लगा हुआ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंडियंस ने खरीदी हुई है वहाँ पे, और वहाँ पे भी मिसाइल अटैक और छोटे मोटे बम्स गिरा दिए गए। और फिर हमने एनालिसिस करी तो पता चला उनकी सारी की सारा डिफेंस सिस्टम जो संभाल रखा है वो अमेरिका ने संभाल रखा है, और वहाँ पे जो भी फोर्स वगैरह जाती है वो सारी फोर्स प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान। तो क्या यूएई के ऊपर भी कुछ ना कुछ उसके मन में भी आया हो कि हम इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं है? देखिए इसमें एक बड़ी अलग तरह की रणनीति होती है। बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ रक्षा बजट को कम किया, वो उस पर काम नहीं करते हैं, अपने वेलफेयर और डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करते हैं। आपको दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं, उनके उदाहरण हम लोग एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ाते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ रक्षा बजट को ख़त्म किया और उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा के बजट को बढ़ाया। हमारा ह्यूमन रिसोर्स अगर जो ठीक होगा तो सभी हमारे सैनिक हैं। लगभग ऐसे पैटर्न कई देशों में रहते हैं। तो वहाँ जो यूएई की बात कह रहे हैं, उन्होंने अपना कोई डिफेंस सिस्टम क्रिएट नहीं किया, उन्होंने इसमें हेल्प ली है। चूँकि वहाँ पर वो बिजनेस
कंट्री है, बिल्कुल बिजनेस सिटी है, बिजनेस कंट्री है, उनकी आइडियोलॉजी, उनका अप्रोच बिजनेस का है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क बड़ा है, इसी में मैं आज यमन का भी जोड़ दूं, यमन भी शामिल हो गया है और इजराइल पे हमले शुरू हो गए हैं। हुती जो संगठन है उसकी तरफ से घोषणा हो गई। यूएई पर भी हमले बढ़ सकते हैं, मैं आज आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन सिस्टम और सेटअप है। और ऐसा पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कई देशों को लगता है कि अमेरिका के ऑपरेट करने में भी कहीं ना कहीं यूएई का यूज़ हो रहा है। अगर जो ऐसा होता दिखेगा तो दूसरा पक्ष इसे भी टारगेट करेगा, और ये भारत के लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी और भारत का, आपने जैसे जिक्र किया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, बहुत बड़ा। एक आम आदमी जो भारत में थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में भी आता है, तो वो भी कोशिश करके 1 BHK का ही फ्लैट दुबई में खरीद रहा है। बिल्कुल। इस तरह की स्थितियां देखते हुए हमें भी आज कुछ सोचने की ज़रूरत है, हमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुखर होने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर हो जाए। क्योंकि ट्रंप के बारे में हम लोग जानते हैं, अनप्रिडिक्टेबल राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका उसकी है, वो कुछ भी कर सकता है। वो तो कहावत है सर कि अमेरिका से दोस्ती से ज़्यादा उसकी दुश्मनी खतरनाक है। मतलब दुश्मनी उसकी वो भी खतरनाक है, दोस्ती तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना बोलचाल की भाषा में कि सांप हो, पुलिस हो, अमेरिका हो, इनसे दुश्मनी तो भली है ही नहीं, दोस्ती भी भली नहीं, पर्याप्त उचित दूरी भली है। कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति का यही फेल्योर है कि हम थोड़ा अमेरिका और ईरान, वो इजराइल के ज़्यादा करीब चले गए, तो उसका नुकसान हो सकता भारत को हो। ये ट्वीट का खेल चल रहा है सर। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहाँ से ट्वीट किया, अभी भी वो ट्वीट कर रहा है कि इजराइल से हमारी बातचीत हो गई है और हमने कुछ टाइम दे दिया है उनको। इजराइल इस बात को डिनाई कर देता है, फिर कहते हैं हम 2 दिन नहीं, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन दे देते हैं। तो ये जो टाइम मांगा जा रहा है, या कुछ इसके पीछे कुछ तैयारी करी जा रही है, कुछ और चीज़ तैयारी चल रही है, या अमेरिका कह रहा है कि भैया अब मेरे बस की नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया इस बात को लेके। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, इसको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में आपके दर्शकों से माफ़ी चाहते हुए बता रहा। एक तो इजराइल में जो इस समय नेतन्याहू साहब हैं, उनकी छवि पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। अभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसमें उन्होंने 1000 से ज़्यादा बार कोर्ट में पेशी बोला कि मैं भूल गया हूँ, मैं याद नहीं कर पा रहा क्या हुआ था। ठीक इसी तरह से अमेरिका में ट्रंप की छवि बहुत डाउन हुई। जो तानाशाह किस्म के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जब जब इनकी छवि खराब होती है तो ये युद्ध का सहारा लेते हैं। ये इतिहास हमें बताता है। ट्रंप साहब भी युद्ध का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि अमेरिका में आज उनकी छवि ध्वस्त हो चुकी है। नेतन्याहू की छवि कहीं न कहीं इजराइल में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और ट्रंप की कार्यशैली तो ऐसी है कि जिस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। अगर जो आप उनके बिजनेस करियर को भी देखेंगे तो किस तरह से उनकी कंपनियां बैंकरप्ट होती रहीं और उनका अंपायर खड़ा होता रहा, और ट्रंप टावर आज जिस स्थिति में है कि व्हाइट हाउस से भी बेहतर ट्रंप हाउस है, ऐसा कहा जाता है। और आज वहाँ की पब्लिक ये कह रही कि जो भी हो रहा है, हम या तो इजराइल की युद्ध क्यों लड़ रहे, या हम अपना सारा संसाधन क्यों वहाँ पर खर्च कर दे रहे। भाई आपको एक वेनेजुएला जैसा देश मिल गया तो बहुत आसानी से मिल गया था, और बड़ा तेल संसाधन वहाँ पे आपको मिल गया, ऐसे समय में ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क वहाँ हैं। हम वेनेजुएला में जो हुआ उसकी भी निंदा करते हैं, हमारी सरकार को भी करनी चाहिए, मैं तो ऐसी मांग करता हूँ। जो ईरान में हो रहा उसकी भी निंदा करते हैं, और ट्रंप की इस एक्टिविटीज़ को अगर जो उनके साथ के नाटो के देश स्पष्ट घोषणा करके गलत बता रहे हैं, तो भारत सरकार को भी इसकी घोषणा करनी चाहिए। सर कोई भी युद्ध होता है तो उसका सबसे बड़ा असर पड़ता है आम आदमी के ऊपर। आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा से शेयर मार्केट लगातार गिरती चली जा रही है। लोगों के पैसे शायद आधे से भी नीचे आ गए। प्लास्टिक का दाना बहुत महंगा होता जा रहा है। तेल जैसे जो इम्पोर्टेंट आइटम है जिससे हम डेली के अपने खाने पीने की वस्तुएं बनाते हैं, गैस की सुविधा आज की डेट में थोड़ी महंगी होती जा रही है। होटल्स वालों को उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या लगता है ये समस्या ख़त्म होने वाली है या ये और बढ़ने वाली है? ये और बढ़ने वाली हैं, इसमें कोई भी दूसरा पक्ष नहीं हो सकता। आपने जितनी चीज़ें कहीं वो तो सबके जानकारी में है, अखबार में, मीडिया में आ रही। मैं इससे और नीचे की बात बताता हूँ कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो फुटपाथ के किनारे
जो ठेली लगती है, रेहड़ी लगती है, उस पर भोजन करके अपना जीवन काटता है। भारत की बड़ी आबादी का हिस्सा है। वहाँ पर अभी की मैं बात बता रहा हूँ, चूँकि मैं अभी आ रहा था आपके यहाँ तभी मैंने पूछा। जो लोग खाना खा लेते थे, छोला चावल खा लेते थे, कड़ी चावल खा लेते थे, वो जितने में खाते थे उसका 2 से ढाई गुना रेट हो चुका है, क्योंकि गैस का सिलेंडर 3 गुने 4 गुने पे मिल रहा है। बिल्कुल। हम अपने व्यक्तिगत, आज अखबार में भी छपा है, लोकल न्यूज़पेपर में खबर है कि शादियों के लिए सिलेंडर मिलने की प्रक्रिया की एक एप्लीकेशन लिखिए और जाइए। हमारा जो ड्राइवर है उसकी बहन की शादी है 15 अप्रैल को। वो मुझसे 3-4 बार बात करते करते आंखों में आंसू ला चुका है कि सर पता नहीं कैसे शादी हो पाएगी, और इसी टाइम क्यों हो रही थी, मैं तो फंस गया हूँ। आप सोच नहीं सकते कि दर्द कितने गहरे हैं। ये एसी के किसी रूम में बैठ के जहाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वहाँ ये दर्द समझ में नहीं आएगा, और जो लुटियन जोन्स में दिल्ली में बैठ के इस युद्ध की एनालिसिस कर रहे हैं, उनके भी समझ में कभी नहीं आएगा। युद्ध समझना होगा तो आपको जमीन पर उस तबके के बीच जाना होगा जहाँ जिंदगी नाली के कीड़े से भी बदतर है। आप यहीं डीडीपुरम में बैठे हैं, इसी बरेली में बाकरगंज है, यहीं पे उन्हें क्या ढेलों पे कहते हैं, ढूढ़ों पे कहते हैं। कल मैं प्रतापुर चौधरी जैसे एरिया में घूम के आया हूँ। स्कूल के एक वार्षिकोत्सव था, वहाँ मुझे बुलाया था उन्होंने एज ए गेस्ट, लेकिन बीच में जो बस्तियाँ पड़ी वहाँ मैं रुका, उन लोगों से बात की। आप चलिए और देखिए कि ज़िंदगी है क्या। उन पे असर पड़ रहा है, उनके खाने के लाले अभी से शुरू हो गए हैं। गैस की भारत की ये व्यवस्था ऐसी है कि सरकार अपना चाहे जितना सीना चौड़ा करती रहे, पीठ ठोंकती रहे, लेकिन आपूर्ति की, कालाबाजारी की, चीज़ों को इस तरह से कब्जा करने की, संसाधनों को, ये एक सामान्य ह्यूमन नेचर भी है कि जब हमें ये खतरा लगता है कि ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम अतिरिक्त संग्रह करने लगते हैं। इस समय निचले तबके का जीवन भारत में आज जीने की स्थिति में नहीं है, और ये अगर जो 1 सप्ताह और स्थिति रही तो फिर आप और हमारे जीवन पे भी असर शुरू पड़ेगा। बिल्कुल। अभी तक तो हम नहीं महसूस कर पा रहे कि पीएनजी आ रही है, जब चाहो चलाओ। अभी तो आप कल्पना करिए कि अगर जो 1 घंटे पीएनजी की सप्लाई आपको मिलेगी, आप जी पाएंगे? आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे और आपके बच्चों ने सिर्फ ये किताब में पढ़ा है कि जल ही जीवन है। 24 घंटे में जब बाथरूम में टैप खोली तो भलभला के पानी आता है। मैं तो स्कूल और क्लासेस में कहता हूँ कि बच्चों को 1 बाल्टी पानी दो और 24 घंटे यूज करने को दो, तब उन्हें ये लाइन समझ में आती है कि जल ही जीवन है। बिल्कुल। अभी जो पेट्रोलियम है, जो गैस है, जो एनर्जी है, ये जब नहीं होगी तब आपको समझ में आएगा। और यदि इस पे आज हम नहीं चेतते हैं, हमारी सरकार अभी नहीं एक्शन लेती है, तो ये हमारे लिए बहुत कठिन होगा। दुनिया के लिए भी बहुत कठिन हो चुका है। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनके हालात भी बहुत ख़राब हैं। अभी तक सरकार उनको वापस लाने के बारे में भी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं कर पाई है। अभी सर जब ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही थी तो मैंने देखा था कि शायद पाकिस्तान ने अगुवाई करी है कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए इजराइल, ईरान, इन सब के बीच में। तो क्या लगता है ये जो पाकिस्तान ने अगुवाई करी, इन्हें कहा गया था करने के लिए, ये क्या चीज़ ऐसी हुई है कि उसको इतना बड़ा लीडर बनाया गया है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए? ये कुछ भी नहीं हुआ है। इसको आप सीधे एक लाइन में समझें कि ये भारत की विदेश नीति का फेल्योर है। अच्छा। पाकिस्तान जैसा देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरफ से कहीं भी टॉप 10 में भी नहीं गिना जाता है, जहां भुखमरी है, जहां जहालत है, जहां इसको कहीं ना कहीं इंडिया को पिन किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं फिर आपके इस चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, आपके दर्शकों के लिए बोल के जा रहा हूँ, ये कभी भी रहस्य खुलेगा तब। लोग कोई नहीं बोल रहे, ना कोई बोल सकता है भारत में मेरे अलावा। मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्राध्यक्ष इजराइल और अमेरिका की गिरफ्त में है, और उन्हीं के हिसाब से डायरेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, जिसके चलते आज पाकिस्तान मध्यस्थता करने की बात कर रहा है और हम किसी विषय पर एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। क्या हार्मूज खुलेगा सर? हमें तो नहीं लगता। अगर जो युद्ध नहीं खत्म होगा तब तक नहीं खुलेगा, क्योंकि ईरान ने जहाज़ों से टोल लेना शुरू कर दिया है। मैंने अभी पहले भी आपसे कहा कि जो मर रहा है उससे आप नैतिकता की और उससे आप नीति की बात नहीं कर सकते। ईरान के जो अभी हालात है, वहाँ पर उनके राष्ट्राध्यक्ष, उनके राष्ट्र प्रमुख के स्तर के कई नेताओं की हत्या हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ईरान बदमाशी न करे, इसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। अगर जो वहाँ पर बदमाशी शुरू होगी तो आपको पता है कि उस एरिया में समंदर में कितने तरह के अपराध होते हैं।
अगर जो उसकी शुरुआत होती है तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या इसको हम वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं या शुरुआत कह सकते हैं? अभी तक तो हम लोग इसे क्षेत्रीय युद्ध देख रहे हैं, क्षेत्रीय युद्ध ही मान रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन से जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, ऐड होती जा रही है, हाँ, लोग उसमें चूंकि लोगों के अब इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हो सकता है कि ये रूप ले ले, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में से हम क्षेत्रीय युद्ध ही कहेंगे। क्या ये माहौल इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और कहा जाए नहीं भाई अब बहुत हो गया, क्योंकि उससे सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, अभी तक तो 2-3 को इम्पैक्ट पड़ रहा था। क्या ये माहौल बनाया जा रहा है? कौन माहौल बना रहा है? माहौल तो अमेरिका बनाए बैठा है। अमेरिका खुलेआम नाटो के देशों को चैलेंज कर रहा है कि आपने साथ नहीं दिया, इसका भी खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अमेरिका तो अपनी दादागिरी पे उतारू है, और कहीं ना कहीं भारत जैसे लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं जो खुल के उसके विरोध में बोल नहीं रहे। मैं तो अपनी सरकार से अपील करता हूं कि आप खुल के कंडम करिए, आप इजराइल और अमेरिका के इस स्टैंड का विरोध करिए और मानवता के पक्ष में खड़े होइए। मोदी जी से हम लोगों को उम्मीद है कि मोदी जी बताते हैं 56 इंच का सीना है, तो दिखाना चाहिए कि जिसमें दुनिया देखे कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है, और भारत खुल के कह रहा है कि ये बदमाशी नहीं होनी चाहिए, इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत को नुकसान है। भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है एक मजबूत स्टैंड लेने के बाद। उम्मीद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी लें स्टैंड। तो हमने बहुत सारी चर्चा करी ईरान इजराइल युद्ध को लेके, जिसमें यूएई, पाकिस्तान, अमेरिका, सारी कंट्रीज़ के बारे में हम लोग ने जानने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। सर और कोई बात जो कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और कितनी सावधानी रखें कि उपयोग कम से कम करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कैश की समस्या भी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, कैश मार्केट से लगभग हट गया है, सोना भी गिर गया फिर से, पहले उठा भी था फिर गिरा, फिर वो हल्के हल्के मूव कर रहा है। तो कोई सलाह देना चाहें? मैं इस समय कोई सलाह देने की स्थिति में हूँ नहीं, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाद को देखें और मानवता को देखें मुझे मुक्तिबोध याद आते हैं। सभी लोग एक बार सोचें कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, भूतों की शादी में कनात से तन गए, भर लिया पेट उदरंबर बन गए, लिया बहुत बहुत दिया बहुत कम, मर गया देश जिंदा रहे हम। एक बार सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो हमने बहुत सारी चर्चा करी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे इतनी बारीकी से एक बात पे चर्चा करी और खुल के सारी बात उन सर के सामने, सबके सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।